हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल क्रश क्लास बायोलॉजी। आज हम बात करने वाले हैं कि किसी भी क्वेश्चन को एग्जाम में या फिर सेमेस्टर की जो आपकी एग्जाम होने वाली है अगले महीने या आपके जो टेस्ट आने वाले हैं उसमें कैसे अटेंड करें, मैक्सिमम टू मैक्सिमम मार्क अपन कैसे ले सकते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट्स मेरे को बोलते हैं कि सर मैं तो 18 पेज भर के आया था, 20 पेज भर के आया था, 22 पेज भर के आया था, तब भी यूनिवर्सिटी वाले मार्क्स ही नहीं देते हैं, या फिर उनके मार्क्स देने का क्या पैटर्न है कि किसी को 1 नंबर दे रहे, किसी को 5 नंबर दे रहे, किसी को 20 नंबर दे रहे हैं। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम बच्चों के यही नंबर आ रहे हैं। तो उसमें दिक्कत क्या हो रही है कि जूलॉजी और बॉटनी के क्वेश्चन जब आप अटेंड करते हैं तो उसमें सबसे पहली बात होती है कि डायग्राम नहीं बनाते हैं, उसका पैटर्न नहीं लिखते हैं कि मैं क्वेश्चन को कैसे अटेंड करने वाला हूँ। सबसे पहले आपको जो लिखना होता है मैं यहाँ पे आपको अभी समझाने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहले जो आपको लिखना होता है वो होता है कि डिस्कवरी, शेप, साइज और उसके बारे में लिखना होता है कि जैसे सेल बायोलॉजी में अगर कोई क्वेश्चन आपको अटेंड करना है तो उसके बारे में लिखना है सबसे पहले डिस्कवरी। जैसे कोशिका की खोज किसने की तो रॉबर्ट हुक ने की है, देन झट से उसका डायग्राम बना देना। जैसे ही आपने ये लिखा कि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की है, कोशिकाएं दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, फिर उसका डायग्राम बना देना। आपको यूकैरियोटिक वाला पूछा तो यूकैरियोटिक वाला डायग्राम बना देना, अगर प्रोकैरियोटिक वाला पूछा तो प्रोकैरियोटिक का डायग्राम बना देना। डायग्राम इज मैंडेटरी इन जूलॉजी एंड बॉटनी। जूलॉजी और बॉटनी का क्वेश्चन को अटेंड करते टाइम पे आप डायग्राम नहीं छोड़ सकते, किसी भी कीमत पर आप डायग्राम को नहीं छोड़ सकते। आपको डायग्राम बनाना ही बनाना। अगर आप डायग्राम नहीं बनाते और थ्योरी लिखते हो तो आपको 0 मार्क्स देगा, तब भी आप उसको कुछ भी नहीं बोल सकते। लेकिन अगर आप डायग्राम ही बना के आ जाते हो, डायग्राम में ही सब कुछ समझा के आ जाते हो, तब भी आपको कोशिश यही रहती है एग्जामिनर की वो 10 में से 8 या 7 नंबर तो देख ही देता है, अगर आप थ्योरी नहीं लिखते हो तब भी। देन डायग्राम बनाने के बाद में उसके स्ट्रक्चर बतानी है। स्ट्रक्चर बताने के लिए अपन जैसे किसी भी कोशिका की या माइटोकॉन्ड्रिया की या फिर गोल्गी बॉडी की किसी की भी अगर अपन स्ट्रक्चर बता रहे हैं तो अपन उसको पहले ही आउटलाइन से समझा देंगे कि मैं स्ट्रक्चर में क्या क्या बताने वाला। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की जो संरचना होती है इसमें क्या क्या मिलता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना में मिलती है अपने को मेम्ब्रेन या फिर मेम्ब्रेन एनवेलोप। मेम्ब्रेन एनवेलोप होता है, उसमें क्या क्या होते हैं, तो उसमें एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन होती है, और इसी में आ जाते हैं माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी, या फिर क्रिस्टी को अलग से भी दिखा सकता है, और इसके बीच में आता है मेम्ब्रेन स्पेस। 3 चीजें आ गई, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन और मेम्ब्रेन स्पेस। देन इसके बाद में आता है माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी, माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी के बाद माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी के ऊपर लगे हुए होते हैं F1 पार्टिकल्स, उसके बारे में लिख देना है यहाँ। देन उसके बाद में लिखना है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर आप किस किस की बात करने वाले हो वो भी आप यहीं पे सजेस्ट कर सकते हो कि मैट्रिक्स के अंदर मैं उसके DNA की बात करने वाला हूँ, उसके RNA की बात करने वाला हूँ, उसके एंजाइम्स की बात करने वाला हूँ। तो ये आपको उसके राइबोसोम्स के बारे में भी बात होगी। तो ये आपको आउटलाइन से पहले ही सजेस्ट कर देना है कि आउटलाइन में मैं ये बताने वाला हूँ, तो एग्जामिनर समझ जाता है, वो आपकी थ्योरी को पढ़ता भी नहीं है और आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम मार्क्स आपको मिल जाता है। देन उसके बाद में अगर आपको याद रहता है तो उसका केमिकल कंपोजिशन बता देना। केमिकल कंपोजिशन में ज़्यादातर जो ऑर्गेनिल्स बने हुए होते हैं वो बने हुए होते हैं लिपिड के एंड प्रोटीन के। फिर उसके अलावा अगर कुछ ऑर्गेनिल्स जो होते हैं उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है और कुछ अमाउंट में एंजाइम्स भी पाया जाता है, तो इसके बारे में भी आपको बता देना है। यहाँ जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में DNA भी है तो DNA के बारे में भी आपको बताना है कि DNA का अमाउंट कितना होता है। RNA है, RNA का अमाउंट भी बताना है। देन ये सब बताने के बाद में आपको उसके फंक्शंस बताने होता है। तो अगर ये 5 पॉइंट आप वहाँ पूरे कवर करके आते हो तो आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम मार्क्स मिलते हैं। इन 5 पॉइंट में से अगर आप 2 पॉइंट जिसमें डायग्राम और स्ट्रक्चर है अगर वो भी बता के आते हो तो सबसे पहले आपको बताना है कि डायग्राम आपको जैसे ही क्वेश्चन देखा, आपने कोई सा भी क्वेश्चन देखा उसमें सबसे पहले आपको डायग्राम बना देना है। देन उसके बाद में आपको उसके स्ट्रक्चर के बारे में लिखना है। बाकी चीज़ें आप नहीं लिखते हो तब भी आप कोई दिक्कत नहीं है, आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे। पर डायग्राम एंड स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन बायोलॉजी लाइक जूलॉजी एंड बॉटनी है। लास्ट ईयर या उससे लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया हुआ है कि कोशिका भित्ति के संरचना उसके कार्य का वर्णन कीजिए। तो ग्रेजुएशन लेवल पे इसको कैसे एक्सप्लेन करना होता है वो आज मैं बताने वाला हूँ। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ द सेल वॉल, ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था तो हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने जैसे बताया कि अपने को सबसे पहले बतानी होती है कि उसकी डिस्कवरी किसने की है। देन उसके बारे में अगर उसकी शेप साइज के बारे में अगर कुछ आपके पास में लिखने को है तो वो लिख सकते हैं। देन उसके नंबर के बारे में लिख सकते हैं और लास्ट में आते हैं कि उसकी स्ट्रक्चर कैसी है उसके बारे में लिखेंगे। तो अपन ये डिस्कस करते हैं कि इसकी जो कोशिका भित्ति उसकी संरचना कैसी होती है। तो सबसे पहले इसकी डिस्कवरी किसने की थी, तो जैसा कि अपने को पहले से ही बताया कि कोशिका भित्ति को सबसे पहले जो जिसने देखा था उसका नाम था रॉबर्ट हुक, क्योंकि रॉबर्ट हुक ने जब कोशिका की खोज की थी तो उसने कॉर्क सेल्स में उनकी खोज की थी और कॉर्क सेल्स में उसने सिर्फ कोशिका भित्ति को ही देखा था, क्योंकि कॉर्क सेल्स डेड सेल्स में उसकी खोज की थी इसलिए उसने कोशिका भित्ति को ही देखा था, इसलिए कोशिका भित्ति का खोज का जो श्रेय है वो रॉबर्ट हुक को ही जाता है। देन मैंने यहाँ पे थोड़ा सा एक मेंशन किया है कि
अलग अलग प्लांट्स मतलब अलग अलग जो कोशिका भित्तियां होती हैं, जैसे यूकैरियोटिक की, प्रोकैरियोटिक की या फिर फंगल की कोशिका भित्ति में क्या क्या कंपोजिशन रहता है। तो प्लांट सेल वॉल जो बनी हुई होती है वो सेलुलोज की बनी हुई होती है, या फिर बोल सकते हैं पहले पॉलीसैकेराइड्स की बनी हुई होती है, और सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पैक्टिन उसमें आता है। बट अगर कोई जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछता है तो वहां सेलुलोज ही आएगा। देन फंगल सेल वॉल बनी हुई होती है काइटिन की, और बैक्टीरियल सेल वॉल मैंने पहले भी बताया कि पेप्टाइडोग्लाइकन एंड म्यूरामिक एसिड की बनी हुई होती है। अब अपन आ जाते हैं कि जो प्लांट सेल है उसका जो कंपोजिशन है, जो उसकी स्ट्रक्चर है वो कैसी होती है। तो प्लांट सेल की जो स्ट्रक्चर होती है वो प्लांट सेल वॉल की जो स्ट्रक्चर होती है वो 3 भागों में बटी हुई होती है, मेजरली 3 भागों में बटी हुई होती है। सबसे पहला आता है मिडिल लैमेला। जो मिडिल लैमेला होता है ना वो कॉमन होता है 2 कोशिकाओं के बीच में। जब कोशिका का डिवीजन हो रहा होता है, मान लो ये कोशिका का डिवीजन होगा, तो इसके बीच में जो सबसे पहले जो वॉल बनेगी, वो जब से सबसे पहले जो वॉल बनने वाली होती है वो बनती है किससे? पैक्टिन से। किससे बनती है? पैक्टिन से बनती है। और इस पैक्टिन की वॉल के ऊपर कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट, किसका? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट का जमाव हो जाता है और ये रिजिड हो जाती है, और इसी को बोलते हैं मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेली। इसके ऊपर फिर गोल्गी बॉडी एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो फ्रेगमेंट्स होते हैं, जिनको फ्रेगमोप्लास्ट बोला जाता है, वो इसके ऊपर आके जमा होते हैं, जिससे प्राइमरी सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले जो कोशिका भित्ति बनने टाइम में सबसे पहले जो बनती है वो बनती है मिडिल लैमेला। तो सेल वॉल का जो सबसे पहला कंपोनेंट होता है वो होता है मिडिल लैमेला, देन प्राइमरी सेल वॉल, देन सेकेंडरी सेल वॉल। जो प्राइमरी सेल वॉल होती है वो मैंने अभी बताया कि वो फ्रेगमोप्लास्ट, मीनिंग जो गोल्गी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो फ्रेगमेंट्स होते हैं उनसे बनती है, उन फ्रेगमेंट्स को बोला जाता है फ्रेगमोप्लास्ट। देन उसके ऊपर बनती है सेकेंडरी सेल वॉल। जो मिडिल लैमेला होती है उसका मैंने केमिकल कंपोजिशन बता दी है कि वो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी हुई होती है। देन जो प्राइमरी सेल वॉल होती है उसमें क्या क्या पाया जाता है? तो उसमें पाया जाता है सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पैक्टिन, जिसमें सेलुलोज की अमाउंट बहुत ज्यादा होती है और कुछ मात्रा में हेमीसेलुलोज एंड पैक्टिन भी पाया जाता है। देन आ जाते हैं सेकेंडरी सेल वॉल के ऊपर। सेकेंडरी सेल वॉल के ऊपर आता है तो सेकेंडरी सेल वॉल का जो केमिकल कंपोजिशन होता है वो उसमें सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन तो होता है प्राइमरी सेल वॉल के ऊपर, तो सेलुलोज तो रहेगा ही रहेगा, बट उसके साथ में उसमें और भी सेकेंडरी डिपोजिशन होने लग जाते हैं। तो कुछ कोशिकाएं जैसे स्क्लेरोकाइमेटस सेल्स होती है बहुत ज्यादा रिजिड होती है, वो इन्हीं डिपोजिशन की वजह से रिजिड होती है, जिसमें आ जाते हैं लिग्निन, सुबेरिन, क्यूटीन, रेजिन, मोम, ये सभी सेकेंडरी डिपोजिशन में आ जाता है। तो अपन इन सब की ही अभी बात करने वाला है। जैसे मैंने अभी बताया कि जो प्राइमरी सेल वॉल होती है वो सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन की बनी हुई होती है, और ये थोड़ी सॉफ्ट होती है। मींस अगर आप कोई नई टहनी है या कोई नई ब्रांच है प्लांट की तो उसको मोड़ोगे तो आराम से मुड़ जाएगी, बट अगर पुरानी ब्रांच को मोड़ोगे तो वो टूट जाती है, क्योंकि जो पुरानी ब्रांचेज होती है या पुराने जो भी टहनियां होती हैं उनमें सेकेंडरी सेल वॉल बन गई होती है, इसलिए सेकेंडरी सेल वॉल बहुत ज्यादा रिजिड होती है और उसको लचीलापन नहीं देती है। बट जो प्राइमरी सेल वॉल होती है वो उतनी ज्यादा रिजिड नहीं होती है, ये थोड़ी सॉफ्ट होती है और ये बहुत ज्यादा रिजिड होती है। देन इसके बाद में अपने को बात करनी है टर्शियरी सेल वॉल की। तो यहां मैं स्ट्रक्चर में भी आपको एक बार बता देता हूं कि मिडिल लैमेला के बाद में आ जाती है प्राइमरी सेल वॉल, जो कि मिडिल लैमेला के जस्ट अंदर की तरफ रहेगी और सभी कोशिकाओं में पाई जाती है। जो प्राइमरी सेल वॉल होती है वो सभी कोशिकाओं का फीचर होती है, बट जरूरी नहीं है कि सभी कोशिकाओं में सेकेंडरी सेल वॉल और टर्शियरी सेल वॉल पाई जाए। प्राइमरी सेल वॉल सभी कोशिकाओं में पाई जाएगी, फिर सेकेंडरी सेल वॉल जो होती है वो सेकेंडरी डिपोजिशन वाली कोशिकाएं जैसे जाइलम की सेल्स या फिर फ्लोएम की सेल्स उन्हीं में पाई जाती है। जो कोशिकाएं प्लांट को मैकेनिकल और टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवा की जाती है उनके अंदर सेकेंडरी डिपोजिशन पाया जाता है। सेकेंडरी जो सेल वॉल होती है वो 3 भागों में बटी हुई होती है, लेयर नंबर 1, लेयर नंबर 2 एंड लेयर नंबर 3। जो अंदर वाली और जो बाहर वाली लेयर्स होती हैं वो बहुत पतली पतली होती हैं, और जो बीच वाली लेयर होती है, जो मिडिल लेयर होती है, वो ज्यादा मोटी होती है। तो सबसे वाइड जो होती है ना वो ये होती है, सेकेंड वाली। सबसे वाइड लेयर जो होती है वो सेकंड वाली होती है। ये हो गया कि स्ट्रक्चर में क्या क्या रहेगा, प्राइमरी, मिडिल लैमेला, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल। अभी टर्शियरी सेल वॉल की भी अपन बात करेंगे। देन सेकेंडरी सेल वॉल के बाद में आ जाता है टर्शियरी सेल वॉल। जो टर्शियरी सेल वॉल होता है वो सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर की तरफ होता है, और जो टर्शियरी सेल वॉल होता है वो कुछ ही कोशिकाओं में बनता है, वो सभी कोशिकाओं में नहीं बनता है। इवन वो जाइलम के जो कुछ ट्रैकिड से कुछ वेसल्स में ही वो बनता है, और उसका जो केमिकल कंपोजिशन होता है हेमीसेलुलोज एंड जाइलम। तो अपन बात कर चुके हैं कि जो कोशिका भित्ति होती है
उसमें क्या क्या कंपोजिशन होता है। तो कोशिका भित्ति की जो स्ट्रक्चर होती है उसमें मिडिल लेमुला, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल एंड टर्शियरी सेल वॉल पाए जाते हैं, उसके बारे में भी बता चुके हैं। देन उसके बाद में आपको क्या बताना पड़ेगा, उसके बाद में आपको बताना पड़ेगा अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल या अल्ट्रा स्ट्रक्चर या केमिकल कंपोजिशन इसको बोलते हैं। तो केमिकल कंपोजिशन में तो अपन अलग अलग के बारे में बात कर चुके हैं, इसके बाद में अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल बताएंगे। तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल में क्या क्या आता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सेलुलोज जो बना हुआ होता है, सेल वॉल बनी हुई होती है सेलुलोज की, और जो सेलुलोज बना हुआ होता है वो होता है ग्लूकोज का। तो बीटा ग्लूकोज के जो इनफाइनाइट मॉलिक्यूल्स मिलकर सेलुलोज का फॉर्मेशन करेंगे। सेलुलोज के 100 मॉलिक्यूल से मिसेली बनेगा, मिसेली के जो 20 मॉलिक्यूल्स है वो माइक्रोफाइब्रिल बनाएंगे, और माइक्रोफाइब्रिल के फिर 250 मॉलिक्यूल्स मिलके फाइब्रिल बनाएंगे। ये फाइब्रिल सेल वॉल का फॉर्मेशन करते हैं। फाइब्रिल की जो अरेंजमेंट होती है वो ऐसे होती है, जैसे दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोफाइब्रिल्स या फिर फाइब्रिल्स। दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ फाइब्रिल्स। प्राइमरी सेल वॉल में जो फाइब्रिल्स का अरेंजमेंट होता है वैसे वेवी नेचर का होता है, वो आपस में ही थोड़े से मुड़े हुए होते हैं, इसलिए ये इसको सॉफ्टनेस प्रोवाइड करवाते हैं। वेवी नेचर की वजह से ये सॉफ्ट होती है, जिससे इसका मुड़ना आसान हो जाता है। बट जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है उसके अंदर जो माइक्रोफाइब्रिल्स का अरेंजमेंट होता है वो एकदम डायरेक्टली सीधा सीधा होता है, जिससे वो उसको रिजिडिटी प्रोवाइड करवा के जाते हैं, वो उसको मुड़ने में हेल्प नहीं करते हैं। जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है वो अगर देखा जाए तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ देती है, और जो प्राइमरी सेल वॉल होती है वो होती है टेंसाइल स्ट्रेंथ देती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ। मैकेनिकल स्ट्रेंथ का मीनिंग होता है कि ये इसको मुड़ने नहीं देती है, जैसे अगर बड़े बड़े पेड़ देखोगे तो आसानी से मुड़ते नहीं है, जबकि जो छोटी मोटी टहनियाँ देखोगे वो आसानी से मुड़ जाती है, क्योंकि उनमें कौन सी स्ट्रेंथ होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। जबकि जो बड़ी टहनियाँ या बड़ी ब्रांच है वो मुड़ती नहीं है, क्योंकि उसके अंदर सेकेंडरी सेल वॉल का डिपोजिशन होने की वजह से वो रिजिड हो चुकी है। ठीक है, देन अल्ट्रा स्ट्रक्चर की बात हुई। इसके बाद में सेल वॉल के डिपोजिशन की बात की। अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बाद में हमें पढ़नी है थिकनिंग इन दी सेल वॉल। सेल वॉल के अंदर थिकनिंग 4 टाइप की होती है, एन्युलर, स्पाइरल, स्क्लेरिफॉर्म एंड रेटिकुलेट। एन्युलर मींस गोलाकार थिकनिंग हो रही है, अगर कहीं छल्ले छल्ले बन रहे हैं तो उस थिकनिंग को बोला जाएगा एन्युलर थिकनिंग। एंड देन स्पाइरल शेप की, जैसे स्प्रिंग होती है वैसी अगर थिकनिंग हो रही है तो उसे बोलेंगे स्पाइरल थिकनिंग। देन इसके बाद में आती है रेटिकुलेट। रेटिकुलेट अगर कोई जाल सा बन रहा है, अगर थिकनिंग से कोई अगर अनइवन पैटर्न या जाल बन रहा है तो उसे बोलेंगे रेटिकुलेट थिकनिंग। एंड देन एक सीढ़ी में अगर पैटर्न बन रहा है थिकनिंग से तो उसे बोला जाएगा स्क्लेरिफॉर्म थिकनिंग। तो 4 थिकनिंग हो गई, एन्युलर, स्पाइरल, स्क्लेरिफॉर्म एंड रेटिकुलेट। जो एन्युलर एंड स्पाइरल थिकनिंग होती है वो पाई जाती है प्रोटोजाइलम के वेसल्स एंड ट्रैकिड्स के अंदर। यहाँ थिकनिंग में एक बात और आती है कि जब थिकनिंग हो रही होती है तो कोशिका के अंदर 2 कोशिकाओं के बीच में पिट्स का फॉर्मेशन होता है, जो 2 टाइप के, सिंपल पिट्स और बॉर्डर्ड पिट्स। बट पिट्स बनते क्या, तो इससे पहले अपने को एक छोटे से टॉपिक समझना पड़ेगा जिसका नाम होता है प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा। जो प्लाज्मोडेस्माटा होता है वो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस होते हैं। बेसिकली क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस होते हैं कि एक कोशिका को दूसरी कोशिका को अगर मैसेज देना हो, कुछ कंपाउंड्स का ट्रांसफर करना हो, कुछ आयंस का ट्रांसफर करना हो, तो वो उन साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस के थ्रू हो जाता है। बट जब कोशिका भित्ति बन रही होती है, जब सेकेंडरी प्राइमरी वॉल में तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती, बट जब सेकेंडरी वॉल बन रही होती है तो थिकनिंग की वजह से वो प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन बंद नहीं हो जाए, इसके लिए वहां पे जगह छूट जाती है। उस जगह को बोला जाता है, उस जो फ्री स्पेस होता है कोशिका भित्ति के बीच में, जो फ्री स्पेस है, जैसे दीवार में होल होता है वैसे वहाँ होल बन जाता है, जिससे एक कोशिका दूसरी कोशिका से कनेक्शन कर सके। जैसे अपन दीवार में होल करके एक कमरे से दूसरे कमरे में अपनी आवाज या कुछ सामान पहुंचाना हो, जैसे खिड़की के माध्यम से पहुंचाता है, वैसे कोशिका पहुंचाती है। तो यहाँ जो पिट्स है वो एक कोशिका से दूसरी कोशिका के बीच में सामान पहुंचाने का माध्यम होता है। 2 टाइप के होते हैं, सिंपल पिट्स एंड बॉर्डर पिट्स। जो सिंपल पिट्स होते हैं उनमें कोई एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती, तो सिंपल छिद्र के समान होता है। बट बॉर्डर जो पिट होता है उनमें कुछ स्ट्रक्चर्स पाई जाती है, जो अपन देख लेते हैं। वैसे बॉर्डर पिट की जो स्ट्रक्चर होती है, सिंपल पिट जो होता है ना वैसे सिंपली छिद्र होता है, बट जो बॉर्डर पिट होता है ना वो ऐसे कीप आकार होता है। जैसे 2 कोशिकाओं की बॉर्डर है, अगर ऐसा माना जाए तो इसके अंदर ये कोशिका भित्ति का डिवीजन है, सेल वॉल है, तो यहाँ ये बॉर्डर पिट होगा, वो ऐसे कीप आकार होता है दोनों तरफ। इनको बोलते हैं फनल शेप, फनल शेप, जो अंदर से संकरा और बाहर से चौड़ा होता जाता है, ये होता है फनल शेप। और इस वजह से यहाँ एक काफी
डेंस एरिया बन जाता है, जो अगर मैं सेक्शन में दिखाऊं तो ऐसा दिखता है, और अगर उसको पिट को अगर अपन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो अगर हम इसकी स्ट्रक्चर को देखते हैं तो यहाँ कुछ चीज़ें पाई जाती हैं। जैसे पिट कैविटी है तो पिट कैविटी तो रहेगी। पिट मेम्ब्रेन, पिट एपरेटस एंड टोरस। जो पिट मेम्ब्रेन है उसके ऊपर हल्का सा डिपोजिशन पाया जाता है इस एपरेटस के बीच में, जिसे टोरस बोला जाता है। ये टोरस क्या करता है, ये कंट्रोल करता है जो कंपाउंड्स का इधर से उधर ट्रांसपोर्टेशन है, उसको एक कोशिका से दूसरी कोशिका के बीच में जो कंपाउंड्स का ट्रांसपोर्टेशन है उसको कंट्रोल करने का काम करता है टोरस। देन इसके बाद में आ जाता है केमिकल चेंजेस इन सेल वॉल। हेलो स्टूडेंट्स, इसके बाद जो मैंने रिकॉर्ड किया था वो मेरे एडिटिंग के टाइम थोड़ा सा मतलब गलती से वो मेरे से डिलीट हो गया, तो मैं इसको रूम पे ऐसे पेज से समझाने वाला हूँ। आई होप आपको समझ में आएगा। केमिकल चेंजेज में अपन जब बात करते हैं तो हम बात करते हैं लिग्निफिकेशन की, सुबेराइजेशन की, पैक्टिनाइजेशन की, क्यूटेनाइजेशन की, फॉर्मेशन ऑफ म्यूसिलेज की, डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज की एंड मिनरलाइजेशन की। तो उनके बारे में एक एक करके अपन बात कर लेते हैं। जो लिग्निफिकेशन होता है वो फीचर होता है जाइलम की सेल्स का, जाइलम की सेल्स में भी वेसल्स एंड ट्रैकिड्स का। ये सेल्स क्योंकि जो लिग्निन होता है वो रेजिस्टेंट होता है वाटर के लिए, तो ये सेल्स जब इनके ऊपर लिग्निन का डिपोजिशन होता है ये सेल्स डेड हो जाती है। देन उसके बाद में आता है सुबेरिनाइजेशन। सुबेराइजेशन जो सुबेरिन होता है वो भी रेजिस्टेंट होता है वाटर के लिए, और ये ज्यादातर मिलता है कॉर्क सेल्स में। ज्यादातर कहाँ मिलता है, कॉर्क सेल्स में देखने को मिलता है। कॉर्क इसको बोलते हैं हिंदी में छाल। छाल की कोशिकाओं में देखने को मिलता है। जो पेड़ पौधे, नीम के बाहर आपने छाल देखी होगी, आम के बाहर छाल देखी होगी, वो रेजिस्टेंट होती है वाटर के लिए। देन इसके बाद में आता है पैक्टिनाइजेशन। पैक्टिन जो होता है ना वो बेसिकली जो मिडिल लेवल होता है उसका पार्ट होता है, उसका पार्ट कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट होते हैं। क्या क्या होते हैं, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट। लेकिन जब फ्रूट्स की राइपनिंग हो रही होती है तो ये कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट डिग्रेड हो जाते हैं और ये फॉर्मेशन करता है पैक्टिन का। ये एक लचीला कंपाउंड होता है और ये आराम से टूट जाता है, इसीलिए जब आप फ्रूट्स खाते हो तो आपको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आती, लेकिन आप कच्चे फ्रूट खाते हो तो उसमें आपको बहुत दिक्कत आती है। देन उसके बाद में आता है क्यूटेनाइजेशन। क्यूटेनाइजेशन का मीनिंग होता है कि पूरी की पूरी बॉडी के ऊपर क्यूटिन का डिपोजिशन होना, सेल वॉल्स के ऊपर क्यूटिन का डिपोजिशन होना। और ये फीचर होता है बेसिकली प्लांट की लीव्स का। प्लांट की लीव्स के ऊपर क्यूटिन का डिपोजिशन होता है, और जो नवोदित पौधे होते हैं, जो सीडलिंग्स होते हैं, उनके पूरी बॉडी के ऊपर भी क्यूटिनाइजेशन हुआ रहता है। जैसे स्टेम हो गया, लीव्स हो गई, ब्रांचेज हो गई, उनके ऊपर। बट ये बेसिकली जो फीचर होता है क्यूटिनाइजेशन होता है लीव्स का। लीव्स में क्यों रहता है, तो लीव्स में ट्रांसपायरेशन को ब्लॉक करने के लिए, ट्रांसपायरेशन को रोकने के लिए क्यूटिनाइजेशन होता है। और ये जो क्यूटिन होता है ये भी रेजिस्टेंट होता है वाटर के लिए। देन इसके बाद में आता है म्यूसिलेज। जो म्यूसिलेज होता है वो बनता है सेलुलोज से। जब सेलुलोज डिग्रेड हो जाता है तो वो पानी को अब्जॉर्ब करके किस में कन्वर्ट हो जाता है, म्यूसिलेज में। म्यूसिलेज एक चिपचिपा पदार्थ होता है जो ज्यादातर आपने देखा होगा कि भिंडी को जब काटता है तो उससे चिपचिपा कंपाउंड निकलता है। या फिर आप देखते हो कि जो एलोवेरा होता है उसके अंदर भी चिपचिपा कंपाउंड रहता है, वो वाटर स्टोर किए हुए रहता है। तो ये जो म्यूसिलेज होता है ये वाटर स्टोरेज का काम करता है और लेडी फिंगर और एलोवेरा जैसे प्लांट्स में देखने को मिलता है। देन उसके बाद में आता है डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज। जो सेलुलोज होता है वो उसका डिपोजिशन होता है बेसिकली कोलन काइमा में और कॉटन फाइबर्स में। जो कॉटन फाइबर्स इसको बोलते हैं रुई, कॉटन फाइबर्स को बोला जाता है रुई। जो रुई होती है उसमें सेलुलोज का डिपोजिशन होता है और कोलन काइमा में होता है। चूंकि कोलन काइमा में लिग्निन का डिपोजिशन नहीं होता, क्योंकि लिग्निन का डिपोजिशन होना फीचर होता है स्क्लेरन काइमा का, और कोलन काइमा में लिग्निन का डिपोजिशन कभी भी नहीं पाया जाता, उसमें सेलुलोज का डिपोजिशन पाया जाता है। एंड देन लास्ट आता है मिनरलाइजेशन। मिनरलाइजेशन का मतलब होता है कुछ मिनरल्स का डिपोजिशन, जैसे सिलिका हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, उन सभी का डिपोजिशन मिनरलाइजेशन कहलाता है। तो मिनरलाइजेशन में जैसे सिलिका का डिपोजिशन हो जाता है वो होता है ग्रासेज में। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्जेलेट के क्रिस्टल भी ग्रासेज में ही देखने को मिलते हैं। देन लास्ट आ जाता है फंक्शंस ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल के फंक्शंस में अपन बात कर लेते हैं तो सेल कोशिका को शेप प्रोवाइड करवा के जाती है। जब जैसे अपन प्लांट सेल में अगर डायग्राम बनाते हैं तो अपन रेक्टेंगुलर डायग्राम बनाते हैं, या फिर क्वाड्रीहेड्रल, या फिर ऐसे मतलब षटकोणीय, अष्टकोणीय, या फिर चतुर्भुज वाले डायग्राम बनाते हैं। बट जैसे ही अपन एनिमल सेल का डायग्राम बनाते हैं तो वो बनाते हैं अपन गोल, क्योंकि एनिमल सेल में कोई भी सेल वॉल नहीं पाई जाती है, जबकि जो प्लांट सेल होती है उसकी एक पर्टिकुलर शेप होती है, वो शेप प्रोवाइड करवा के जाती है, उसको सेल वॉल। देन उसके बाद में आता है प्रोटेक्शन। जो प्लांट सेल होती है उसमें काफी अच्छा प्रोटेक्शन होता है उसकी सेल वॉल। और उसके बाद में आता है मैकेनिकल स्ट्रेंथ। जो प्लांट सेल होती है उसमें जो सेल वॉल होती है वो उसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवा के जाती है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और अगर आप ऐसे किसी भी क्वेश्चन को अगर एग्जाम में अटेंड करके आते हैं तो आपको फुल टू फुल मार्क्स मिलेंगे। कट टू कट आप टॉपिक के बारे में ही बात कीजिए, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरी मत लिखिए, कम से कम थ्योरी लिखने की कोशिश कीजिए कि मैं कम से कम थ्योरी लिखूंगा, और पॉइंट टू पॉइंट बात कीजिए, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। थैंक यू।